हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक एंड ऑल फार्मूलाज के बारे में। कई बार हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि ये फॉर्मूले किस तरह से बने हैं या हमें इनको किस तरह से याद करना है। और देन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें जब हम इनके क्वेश्चन करते हैं तो उस समय उनको करते हुए देखते हैं। तो आज हम उसी का सॉल्यूशन लेकर इस वीडियो में आए हैं और आज हम इसके अंदर कंप्लीटली बेसिक एंड फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम इसके बाद अगले जो वीडियोस होंगे उनमें हम आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई उनके सभी क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसके फॉर्मूलाज को किस तरह से बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ वर्ड पढ़ने को मिल रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री। ज्यादातर टीचर्स जो है हमें इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसे त्रिकोणमिति भी कहा जाता है हिंदी में। देन ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला वर्ड आपको देखने को मिल रहा है वो है ट्री, यानी कि तीन। इसके बाद हमारे पास आता है गॉन, इट मींस साइड्स। और देन इसके बाद जो थर्ड वर्ड होता है वो होता है हमारा मेट्रो, यानी मेजर, यानी कि तीन भुजाओं का अध्ययन जिसमें हम करते हैं या तीन भुजाओं का जो मापन किया जाता है वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो हम इसको थोड़ा इजी वे में पढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ दिखाया जा रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज की भुजाओं यानी कि एक त्रिभुज में हम देखते हैं कि तीन साइड होती है और उसमें हमारे पास तीन ही कोण यानी ट्रायंगल होते हैं। तो हम उनके बीच में रिलेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो मेन है वो टोटली हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंडेबल होती है। तो हमें उसके अंदर इसके बारे में अध्ययन करने को मिलता है। तो आइए हम इस चीज को आगे और लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे सेम कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच द रिलेशनशिप बिटवीन द sides and angle of a triangle is studied in trigonometry। we study right angle triangle, यानी कि हम इसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देख रहे होंगे आप आपकी स्क्रीन पर कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है जो कि एबीसी, जहां एंगल बी 90 डिग्री का एंगल है। अगर यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल मिलता है तो हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, जिसमें AB जो है वो हमारे लिए लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि BC जो है वो हमारा आधार यानी बेस बनता है। और जब भी हम 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को देखेंगे तो वो हमारे लिए कर्ण यानी हाइपोटेनस कहलाएगी। तो हम इसी डायग्राम को और थोड़ा डेप्थ से जानते हुए देखते हैं कि हम इस चीज को किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। जब भी हम 90 डिग्री के एंगल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ना होता है, जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कि हमें समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जहां हमने पढ़ा था अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि ए बी एंड बी सी जो कि लंब और हमारा क्या बन रही थी आधार, उन दोनों का वर्ग का योग हमेशा कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। Then the sum of the square of the sides forming a right angle in a right triangle is equal to the square of the hypotenuse of the triangle। चलिए इसको हम थोड़ा और डेप्थ से पढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ABC हमारे लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AB हमारे लिए क्या था, परपेंडिकुलर लंब था, और BC हमारे लिए आधार यानी बेस, और AC हमारे लिए कर्ण यानी हाइपोटेनस। जो कि अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, यानी समकोण बनाने वाली भुजाएं हमारे लिए कौन सी है, आप देख रहे होंगे AB और BC ये हमारे लिए समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसी तरह इसके फॉर्मूले का भी निर्माण होता है, जिसमें हम देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हमें अगर हाइपोटेनस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर को ऐड कर देना होता है, तो हमें कर्ण की भुजा का योग मिल जाता है। देन इसी तरह से हम इसके आगे भी फॉर्मूले बना सकते हैं कि अगर हमें
हम देखेंगे कि अगर हमें लंब निकालना यानी परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम हाइपोटेनस में से हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को लेस कर देंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम जानते हैं कि जो कर्ण का योग है वो परपेंडिकुलर और बेस के योग के इक्वल होता है, यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, जो कि हमारा कर्ण है उसमें से बेस को लेस कर देंगे तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और इसी तरह हम बेस भी फाइंड कर सकते हैं, आधार भी प्राप्त कर सकते हैं। आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इट मींस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए, तो हमने इस चीज को, अगर आप लोग अगर 10th क्लास में हैं तो आप लोग इस चीज को 8th या 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो हम इसके ऊपर अब आगे जाकर और डिस्कस करते हैं। और अब हम देखेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ए बी एंड सी गिवन है। और जो एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे कि जो 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, अब जो हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री का है और इसके सामने वाली जो साइड है वो है AC, वो हमेशा हमारी कर्ण यानी हाइपोटेनस कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमारी कर्ण यानी हाइपोटेनस बन रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिसके ऊपर चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे वो है हमारा थीटा। थीटा जो है वो एक ग्रीक अल्फाबेटिक लिस्ट का 8वां अक्षर है, जिसमें हम थीटा को किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए यूज लिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जैसे अगर हम बात करें ए, क्योंकि देखिए बी तो हमें 90 डिग्री गिवन है, तो हम अब इसके बाद हम किस किस की वैल्यू को निकाल सकते हैं, या तो हम एंगल ए की वैल्यू को निकाल सकते हैं या एंगल हम सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जब भी हम एंगल्स की वैल्यू को निकालने की बात करेंगे तो हम थीटा का यूज लिया जाएगा और फिर हमें इसे त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर शो करना होता है। और आपको एक मोस्ट बात यहाँ ध्यान रखनी है कि थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री से स्मॉल यानी कि न्यून कोण के बराबर होती है। यानी आपको, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर बी 90 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ए और सी जो है वो 90 डिग्री से स्मॉल होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्राइंगल की जो तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह बात जो ध्यान देनी है कि थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा हमें ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है कि थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं एंगल ए को थीटा मानता हूं तो इसके सामने वाली साइड जो है वो है मेरे BC, जिसे हम लंब कहेंगे यानी परपेंडिकुलर कहेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा इसको और डेप्थ से समझते हैं। आइए हम एक और डायग्राम लेते हैं, ट्राइंगल PQR, जिसमें Q हमारे पास 90 डिग्री है और अभी हमने डिस्कस किया था कि 90 डिग्री के जो सामने है वो हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण कहलाता है। और अब हम इसमें थीटा जो है वो एंगल R को मानते हैं। अगर थीटा हमारा एंगल R है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो PQ होगी और ये हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो आप ABC और PQR ट्राइंगल में देख रहे होंगे कि हमने लंब और कर्ण को तो पता कर लिया है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप एबीसी में देखेंगे तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा, या पी क्यू आर में देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्यू आर हमारा क्या कहलाएगा। तो ये हमारा आधार यानी बेस कहलाता है। हमें अगर सबसे पहले कर्ण देखना होगा जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, और थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगी और इसके बाद जो भी बचेगा वो हमारा आधार कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का, यानी कि एंगल जो बी था वो हमारा 90 डिग्री का था। तो इसके अलावा हमारे पास कौन से एंगल बचे, एंगल ए और एंगल सी। तो उनका जो योग है या उनकी जो वैल्यूज है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटी होगी, जो कि न्यून कोण कहलाएगी। The study of the ratio of the sides relative to an acute angle in a right
एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे तो उसमें हमें जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो मेन वर्ड है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सभी की वैल्यूज के बारे में हम बात करेंगे और इन सभी रेशियोज को हम टी रेशियोज भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि देखिए अभी हमने बात की थी कि हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड आते हैं वो आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। देन इसके बाद हमें जो वर्ड पढ़ने को मिलेंगे वो होते हैं हमारे सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध के बारे में जान रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन सभी का संबंध किसी ना किसी के साथ जरूर होता है, यानी साइन का संबंध भी किसी ना किसी रेशियो के साथ होगा, या जो कॉस है उसका भी संबंध किसी ना किसी थीटा की वैल्यू के साथ होगा। तो हम इसे आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। इसका जो संबंध है या जो इसका व्युत्क्रम है वो हमेशा कोसेक थीटा कहलाता है, क्योंकि साइन थीटा का ऑपोजिट हमेशा कोसेक थीटा होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं आगे कि हमें देखने को मिलता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो संबंध है वो हमेशा सेक थीटा के साथ होता है, और ये हमेशा इसका इनवर्स यानी व्युत्क्रम कहलाता है, क्योंकि कॉस थीटा का इक्वल हमें सेक थीटा देखने को मिलेगा। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट जो पॉइंट बचता है हमारा वो होता है टेन थीटा, और इसका इनवर्स जो है या व्युत्क्रम जो है वो कॉट थीटा होता है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इन 6 फॉर्मूलों के बारे में ही डिस्कस करना होता है, जिसमें हम व्युत्क्रम का अर्थ यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का व्युत्क्रम निकालें या इनवर्स करें तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 हो जाती है, जिसे हम अभी आगे अच्छे से डेप्थ से पढ़ेंगे। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा का संबंध कोसेक थीटा के साथ होगा, कॉस थीटा का संबंध सेक थीटा के साथ होगा और टेन थीटा का संबंध कॉट थीटा के साथ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम हमारे आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और हम सबसे पहले देखेंगे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो कि एक दूसरे का इनवर्स है और ये किसके इक्वल होगा 1 के। इसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा ये भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और इनकी भी वैल्यू 1 होगी, और टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो इनकी भी वैल्यू 1 होगी। तो इनसे आइए हम हमारे आगे फॉर्मूले बनाने का काम करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इक्वल हमेशा 1 अपॉन कोसेक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा हमें 1 देखने को मिलती है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोसेक है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवाइड में। तो साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन होता है। तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी पहले भी कि साइन जो है वो कोसेक का क्या है? इनवर्स है। तो साइन इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसी तरह हम अगले फॉर्मूले में भी देखते हैं कि cos थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो इसका रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। और सेक जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। तो हम हमारे फॉर्मूलों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा, देन इसी तरह से sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा होता है। और फिर हम आगे हमारे tan थीटा एंड cot थीटा इक्वल 1, जो कि ये भी एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे? तो हम इसके भी फॉर्मूले इसी तरह से बनाएंगे कि tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा होता है और cot थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा होता है। और ये हमारे लिए जो 6 फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की, चाहे हम चैप्टर की बात करें, चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज चैप्टर की बात करें, तो वहां पर इन्हें हमें बहुत अच्छे से यूज लेना होता है। इसी के साथ हमें 2 फॉर्मूले और देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हो जाते हैं। वो सबसे पहला फॉर्मूला है कि tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। ये ऐसा क्यों होता है तो इसे हम थोड़ा आगे चलकर अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में पहले डेप्थ जाननी होगी, देन इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा कैसे बनता है। मगर हमें यहाँ पर ये याद रखना होगा
कि tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और इसी तरह से हमने देखा था कि tan का इनवर्स यानी कि जो ऑपोजिट है वो हमारा cot होता है, और cot की जो वैल्यू होगी वो cot इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा होगी। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसे हमें अच्छे से याद रखना होगा। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं कि अगर हम साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन, कॉट, अगर हम बात करें कि इनके इक्वल क्या होता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी मीडियम के बेस पे कि हम इनको किस तरह से याद रखें। तो आइए सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना होगा, हम एक बात कर रहे हैं L अपॉन के, यानी कि L का अर्थ यहाँ हम लेंगे लंब। हिंदी मीडियम के बेस पर मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं अभी कि L का अर्थ होगा लंब और K का अर्थ होगा कर्ण। इसी प्रकार A अपॉन के, यानी A का अर्थ होगा हमारे लिए आधार और K का अर्थ कर्ण, और इसी प्रकार हम अगले पॉइंट को लेंगे L यानी लंब अपॉन आधार, यानी A का अर्थ हमने यहाँ पर लिया है आधार। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो आपको, अगर हम अंश की तरफ यानी न्यूमरेटर की तरफ देखें तो हम देखेंगे LAL यानी कि लाल, और अपॉन में हमें KKA यानी कक्का, यानी कि हिंदी मीडियम वाले सभी स्टूडेंट हम इसको इस तरह से याद करेंगे लाल बटा कक्का। अगर हम देखें कि हम इसको किस तरह से यूज ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो बहुत ही सिंपल तरीके से कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, तो हमने अभी देखिए पढ़ा है L अपॉन के, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा इक्वल होता है, और इसका ऑपोजिट क्या होता है हमारा कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसी तरह हम cos थीटा इक्वल क्या कहेंगे कि cos थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण होता है, और cos का ऑपोजिट जो है वो sec थीटा होता है, जो कि कर्ण बटा आधार बनता है। और इसी तरह से अब हम लास्ट में याद करेंगे tan थीटा की वैल्यू कि tan थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटा आधार, और tan का जो ऑपोजिट है वो हमारा होता है cot, और cot इक्वल जो होगा वो हो जाएगा आधार बटा लंब। तो देखा स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, केवल हमें लाल बटा कक्का याद रखना है, और लाल बटा कक्का के अंदर हमें देखना होगा कि साइन की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसे इस तरह से फॉर्म में रख के बड़े आसानी से फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। अब हम हमारे आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसे किस तरह से याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें याद रखना है सबसे पहले P अपॉन H, यानी P मींस परपेंडिकुलर एंड H अपॉन मींस हाइपोटेनस, और इसी तरह से B अपॉन H, यानी कि B मींस हो जाएगा बेस और H अपॉन हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, और देन P हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और अपॉन B इक्वल हो जाएगा बेस, यानी कि PBP अपॉन में HHB। यानी कि हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं कि कई बार आपने टीचर्स को सुना होगा इसे कहते हुए पंडित बद्री प्रसाद, और अपॉन में HHB के लिए बोला जाता है हर हर भोले। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आपको जिस तरह से आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से भी फॉर्मूला बना के इसको याद कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि P अपॉन H क्या होता है। तो P अपॉन H जो होता है वो होता है साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और साइन का ऑपोजिट कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी तरह cos थीटा इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और sec इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। देन अब हम लास्ट फॉर्मूले की बात करेंगे कि tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और cot थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी वे में हम इसे याद कर सकते हैं इन सभी फॉर्मूलों को, कि हम इन फॉर्मूलों को कैसे बना सकते हैं और कितना आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हम सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। यानी कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं, जो कि अपने आप में प्रूव्ड है। तो हम इसके अंदर इसकी डेफिनेशन इतना हमारे लिए मस्त नहीं रखती, क्योंकि हमें इसमें केवल ध्यान ये देना है कि ये आइडेंटिटीज किस तरह से बनी है और इनको हम क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर आप एक फॉर्मूले को याद रख लेते हैं तो हम इसकी आगे की आइडेंटिटीज को भी इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना होगा
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब हम चलिए इसके आगे के फॉर्मूलों को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमें एक काम करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 में हम बोथ साइड यानी दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाएंगे यानी डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसको आगे प्रोसेस को अपनाते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा में भी कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगा रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में भी हम कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगा रहे हैं और इक्वल में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का भी डिवाइड लगा रहे हैं। तो अभी आपने स्टूडेंट देखा था कि हमने साइन अपॉन कॉस के बारे में पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस होता है। तो हम इसकी जगह पर tan थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर इसके साथ रहेगा। इसी तरह कॉस से कॉस कटेगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है sec। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसे sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला इसे कितना आसान तरीके से बनाया। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 में दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाएंगे तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा ये सेकंड फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा जो हमारी आइडेंटिटीज का सेकंड फॉर्मूला होगा। और इसी तरह हम आगे इसी फॉर्मूले के अंदर दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाएंगे। पहले हमने कॉस स्क्वायर थीटा से लगाया था तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा मिला। और जब हम इसके अंदर दोनों तरफ देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि साइन स्क्वायर थीटा में भी हमने साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगाया, देन cos स्क्वायर थीटा में भी हमने sin स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगाया, देन 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा में हमने sin स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगाया है। तो हमें फॉर्मूला यहां से मिलेगा sin से sin कट हो जाएगा तो 1 बचेगा और cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल cot थीटा होता है। तो स्क्वायर इसके साथ है तो हम क्या कहेंगे cot स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sin इक्वल cosec थीटा होता है। तो स्क्वायर है तो हम इसे cosec स्क्वायर थीटा कहेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स हमने यहाँ से हमारे 3 फॉर्मूले प्राप्त कर लिए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो था वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 था और इसी पर अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगा दे तो हमें सेकंड फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और अगर इसी फॉर्मूले में हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाएं तो हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम इन फॉर्मूलों को और किस तरह से यूज ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले आपने फॉर्मूला देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हम इससे हमारे दो और फॉर्मूले बना सकते हैं। कौन सा? तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 फॉर्मूले को देखते हैं इसमें कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 और जो साइन है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस में है, अगर मैं इसको इस तरफ उठा के लेकर जाता हूं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला में देखने को मिलेगा कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है और इसी तरह sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार हमने सेकंड फॉर्मूला इसमें पढ़ा था हमारा जो कि था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तो इसे भी हम इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर हमें tan स्क्वायर थीटा की नीड हो तो हम क्या करेंगे 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें देखने को मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह अगर हमें 1 की नीड हो तो हम लिखेंगे कि 1 इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के। और इसके बाद हम हमारे अगले फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे और हमें देखने को मिलेगा यहाँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और देन अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की नीड हो तो सिंपल है कि जो प्लस 1 है उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और इसी तरह हम लास्ट फॉर्मूला के अगर हमें 1 की नीड हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखा स्टूडेंट सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण में फॉर्मूला बनाना सीखा और उन फॉर्मूले से हम आगे के फॉर्मूले किस तरह से बना सकते हैं और उनके भी हम किस तरह से अलग-अलग पार्ट करके हम फॉर्मूले बनाना सीख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस हमें इसमें एक बार प्रैक्टिस की नीड होगी। देन हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें खास तौर पर ध्यान देना है, वो है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों की त्रिकोणमितियों का अनुपात का जो अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
जिसमें हमें ये बताया जाता है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को पूरक कोण कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे भी हम देखो एंगल्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके फर्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cos थीटा होता है, और इसी का इनवर्स जो है वो हमारा होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल sin थीटा होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन है, इसके अंदर हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके बड़े आसानी से आंसर की तरफ निकल सकते हैं, जा सकते हैं। देन इसके बाद हमें मिलता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जो है वो cot थीटा होता है, और इसी प्रकार cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल tan थीटा होता है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट फॉर्मूला रहता है वो है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा होता है, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल sec थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे हमारी वीडियो में जितने भी 10th बेस तक फॉर्मूले बनते हैं उनको हमने कंप्लीटली इसमें देख पढ़ लिया है, और हमने उन्हें किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में भी हमने सीख लिया है। अब इसमें केवल एक हमारी जो बचती है वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसको कि हम अलग से वीडियो के अंदर बनाकर बताएंगे।